हेलो एवरीवन। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरी पहली वीडियो है। अ, मुझे हमेशा से टीचिंग का इंटरेस्ट था और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नीट यूजी के एस्पिरेंट्स जो हैं उनको मैं अपने एंड से बायोलॉजी पढ़ा सकूं, ताकि मैं अपनी तरफ से उनकी जितनी भी हेल्प कर सकता हूं वो मैं कोशिश करूंगा करने की। अ, इससे पहले कि हम क्लास या लेक्चर शुरू करें, मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। अ, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशअर रेता है। मैं 2013 में मैंने अपना नीट यूजी का पेपर दिया था। उस वक्त मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 226 आई थी और मैंने 12th के साथ ही क्वालिफाई किया था। और मैंने फिर एमबीबीएस परसू किया फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड देन मैंने सेम यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की इन द फील्ड ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। एंड फिर मैंने उसके बाद पोस्ट डॉक्टोरल सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पाइन सर्जरी परसू की फ्रॉम द वेरी सेम इंस्टीट्यूट। राइट नाउ मैं अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन परसू कर रहा हूँ फ्रॉम शेर ई कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले कि मैं लेक्चर लूँ, मैं आप सबको एक बात बहुत सीरियसली कहना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत कॉन्साइज वे में पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको जो भी कहूंगा या इस बोर्ड पर जो भी लिखूंगा वो 110% इम्पोर्टेंट है। आप उसको मिस करने की गलती नहीं कर सकते। आप कुछ भी और पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उतना तो आपको आना ही है, और आपको उतना आ गया तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उस टॉपिक्स में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बाकी तो आपकी मेहनत के ऊपर है, बट लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर, द लिविंग वर्ल्ड। तो ये हमारी 11th की बायो एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है, तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले एनसीईआरटी हमें डेफिनेशन देती है बायोलॉजी की। ठीक है, बायोलॉजी की डेफिनेशन देती है। और बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है और बिल्कुल सही कहती है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। मतलब जो भी चीज इस दुनिया में है और उसमें एक जान है, ठीक है, जो जिसमें एक लाइफ है, उस चीज की स्टडी करना और वो चीज के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहे हैं। जैसे एक इंसान है, वो जी रहा है तो वो सांस ले रहा है, वो खाना खा रहा है, उसका खाना पच रहा है। उसी तरह से एक प्लांट है, वो भी रेस्पिरेशन कर रहा है, वो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस, ठीक है, ये होती है बायोलॉजी। ठीक है, सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। अब बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस जो है वो, इससे पहले कि इंसान को कुछ भी और पता चलता, ऑब्वियसली वो सबसे पहले इंसान सेल्फ अवेयर होना शुरू हुआ। तो इंसान को सबसे पहले बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हुई। जो आज की मॉडर्न साइंस जितनी भी है उनमें सबसे पहले इंसान को बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हुई। ठीक है, अब अर्ली मैन जो था वो इजिली आइडेंटिफाई कर लेता था बिटवीन एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। मतलब कि ही कैन वेरी इजिली आइडेंटिफाई कि इस चीज में जान है, इस चीज में जान नहीं है। जैसे एक पत्थर है, उसमें जान नहीं है, तो वो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे कि उसने देखा कि एक जानवर है, उसमें जान है, तो वो एक एनिमेट ऑब्जेक्ट है। तो अर्ली मैन बहुत इजीली डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया था बिटवीन एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की एक कॉमन फीचर थी, क्योंकि उस वक्त जब लाइफ शुरू हुई थी उस वक्त इतनी सिविलाइजेशन थी नहीं। तो लोग बेसिकली अपने इंस्टिंक्ट्स पर वर्क इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पर जीते थे। तो
एक कॉमन फीचर थे बिटवीन एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की कि दे यूज टू स्ट्राइक अ सेंस ऑफ आउ और फियर। आउ का मतलब, जैसे मान लो कि प्री हिस्टोरिक मैन है, अर्ली मैन है, उसने देखा कहीं पे नदी बह रही है, तो उसको देख करके वो ऑ में जा सकता है कि यार ये क्या चीज है यार, ऐसे कैसे बह रही है ना। या किसी जानवर को दौड़ते हुए देख लिया, उसने शेर को देख लिया। अब तो पता नहीं अब उस टाइम शेर था कि भी नहीं, है ना। बट एग्जाम्पल के लिए तो, या तो वो शेर को देख के डर सकता है कि यार ये मेरे को मार सकता है, या वो एक पेड़ को देखा, उसमें फल देखा, वो देख करके औ हो सकता है, उसको अंदर से एक आश्चर्यचकित वाली फीलिंग आ सकती है कि यार ये पेड़ है, और ये खुद से मतलब अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर रहा है, और ये हमें फल दे रहा है, हमें, और उसका फल वो खा रहे हैं हम, उससे हमारा जो है न्यूट्रिशन चल रहा है। तो अर्ली मैन का किया था कि ही कुड मतलब आइडेंटिफाई कर सकता था वो कि एक एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में, कि वो उसके अंदर एक सेंस ऑफ फियर या ऑफ स्ट्राइक करते थे। या तो वो उसको देख के डर जाता था, या उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाता था, या उसकी तारीफ में चला जाता था। ओके। अब हम बात करते हैं कि जैसे जैसे वक्त चलता गया, तो इंसान को समझ में आने लगा कि जो है कि ये अलग अलग तरीके की लाइफ फॉर्म्स है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है। तो इसको हमें सिस्टमेटिकली स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। तो धीरे धीरे करके ये सिविलाइजेशन ग्रो करती गई। इंसान जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, उनको सिस्टमेटिकली और मॉन्यूमेंटली एक प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम के तहत उसको स्टडी करता गया। ठीक है। तो जब ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इन इंसानों ने शुरू की, तो उसको दो चीजें समझ में आई। ठीक है। वो दो चीजें क्या है? वो दो चीजें हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिलेशनशिप। उसको दो चीजें समझ में आई, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिलेशनशिप। ठीक है। अब इन दो टर्म्स का मीनिंग क्या है? ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब, आप अगर सिंपल सा देखो तो हॉरिजॉन्टल इज दिस, ए बी सी एंड डी। ठीक है। एंड वर्टिकल इज दिस, ई एफ जी। ठीक है। अब इसको ऐसे समझो आप कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे, अभी इस टाइम पर जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में, जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी कीड़े हैं, जितनी भी मछलियां हैं, है ना, इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो हम शेयर करते हैं रिलेशनशिप, मतलब बिटवीन ऑल द लिविंग फॉर्म दैट आर करेंटली एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, द रिलेशनशिप जो हम शेयर कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है। हम सब एक जनरेशन में हैं। ठीक है। चाहे कोई भी लाइफ फॉर्म हो, जो एक जनरेशन में है, जो इस वक्त मौजूद है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल। ठीक है। आपको ये डायग्राम से भी समझ में आ गया होगा कि ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। ए बी सी डी, ये चार तरह के ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि इस टाइम पर अर्थ पर मौजूद है। इनके बीच में जो करंट रिलेशनशिप है, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। बट किसी जमाने में ई हुआ करता था। जैसे फॉसिल्स की अगर हम स्टडी करते हैं, है ना, तो हमें प्री हिस्टोरिक टाइम के बारे में पता चलता है। जो हमारे प्री हिस्टोरिक ह्यूमन थे, या आइस एज के मान लीजिए, जो आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कि वूली ममूथ होता था। ठीक है।
और उसके बाद धीरे धीरे करके इवोल्यूशन होता गया। मान लो अभी बी है और हम जो हैं वो बी हैं। और उसके बाद इवोल्यूशन तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, वो तो हो रहा है ना। तो उसके बाद कोई और नई स्पीशीज आ जाती है आगे जा करके कई साल बाद, एफ। और उसके भी कई साल बाद आगे जा करके स्पीशीज आ जाती है, जी। ठीक है। तो ये जो पास्ट जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है, आप देख रहे हो, ये इसको हम कहते हैं वर्टिकल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? वर्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब आप ये समझो, जब इंसान को रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म पता चलना शुरू हुआ कि भाई मेरे में, ठीक है, और एक मेरे गली के बगल में जो कुत्ता रहता है, हम दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप है, या मेरे में और जो सड़क के बाहर में निकल रहा हूँ जो एक पेड़ खड़ा है, उसमें भी एक रिलेशनशिप है। तो इंसान को हर हर लिविंग थिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आना शुरू हुई। ठीक है। उसको समझ में आना शुरू हुआ कि यार ये सारी चीज आपस में रिलेटेड है ना। अगर एक को भी डैमेज होता है तो दूसरा सफर करेगा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इंसान को इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी समझ में आना शुरू हुई। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि उस अभी मैं बताऊंगा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। क्योंकि उसको बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस समझ में आना शुरू हो गई, तो वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, मतलब उसको बचा के रखना, उसकी रक्षा करना उसने शुरू कर दिया। ठीक है। तो बिकॉज द मैन learned the horizontal and vertical relationship between living organisms, the man started to, yes, conserve biodiversity. ठीक है। द मैन स्टार्टेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी कुछ नहीं, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं और जितने तरह के हैं, ठीक है, सब मिलाकर के कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। इंग्लिश में बोले तो ऑल। ठीक है। इस दुनिया में जितने भी नंबर ऑफ लिविंग फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स, दो वर्ड्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर्स एंड टाइप्स। ठीक है। नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स। ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इस दुनिया में जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, ठीक है, जितने भी तरह के हैं और जितने भी हैं, तो उनकी जो डाइवर्सिटी है, उनकी जो वैरायटी है, उसको कंस्टिट्यूट करके हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। जैसे अगर आप एक एरिया में रह रहे हो, ठीक है, मान लो एक तालाब है। ठीक है। एक तालाब में क्या क्या हो सकता है? मछली हो सकती है, ठीक है, फिश हो सकती है, स्नेल हो सकता है ना, फ्रॉग हो सकता है। ठीक है। ठीक है। ये तो अलग अलग हो गए टाइप फॉर्म्स। ठीक है। लाइफ के कितने अलग अलग टाइप्स हो गए, उसमें कई सारी मछलियां हो सकती हैं। ठीक है। ए नंबर ऑफ मछलियां, बी नंबर ऑफ स्नेल, सी नंबर ऑफ फ्रॉग। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली यही कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है। तो इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पर हमारे लिए। उनका नाम है अर्नस्ट मेयर। ठीक है। अर्नस्ट मेयर के बारे में आपको जानना है कि दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अर्नस्ट मेयर को टाइटल दिया गया था, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। और इसके साथ एक वर्ड अटैच्ड है, एमेरिटस। ठीक है। ये टाइटल इनको दिया गया था बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहां वो काम भी करते थे। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अलेक्जेंडर अगासिस अपने आप में एक साइंटिस्ट थे। उनके नाम पर
ये टाइटल बनाए गए अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी के प्रोफेसर थे, बॉटनी के नहीं, याद रखना, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बेसिकली एनिमल्स पर अपने काम किए थे। ठीक है, और साथ में उनको एमेरिटस भी अवार्ड किया गया। इसका ये मतलब है कि एमेरिटस का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन अपने प्रोफेशनल कैरियर में रिटायर हो जाता है, बट उसके बाद भी अगर उसको जो प्रोफेशन में जो वो टाइटल होल्ड करता था उसको अलाउ किया जाता है कि वो उसके बाद भी वो टाइटल होल्ड करे, तो उसको एमेरिटस कहते हैं। मतलब जो हमारे डॉक्टर आर्नस्ट मेयर थे, आर्नस्ट मेयर थे, ठीक है, इन्होंने 100 साल की जिंदगी जी भाई, बहुत कम लोग जीते। ठीक है, जो हमारे प्रोफेसर आर्नस्ट मेयर थे, है ना, उनको जब वो हार्वर्ड हार्वर्ड में, ओके, हार्वर्ड में वो थे, वहाँ काम करते थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो आप सबको पता होगी, है ना, वहाँ उनको ये टाइटल दिया गया अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। ठीक है, तो उनका मतलब कि जब वो काम करते थे तब तक तो उनको ये उपाधि थी उनके पास, अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, और उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनको ये टाइटल रखने का अलाउंस दिया गया। मतलब इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही वाज कॉल्ड अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है अर्स्ट मेयर सर के बारे में? अर्स्ट मेयर सर ने बायोलॉजी के 3 प्राइज होते हैं जिसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, है ना, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। वो 3 अवार्ड होते हैं। एक तो आपका होता है बाल्जन प्राइज, ठीक है, दूसरा होता है क्रेफोर्ड प्राइज, ठीक है, और तीसरा होता है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। ओके, इसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं इन तीनों अवार्ड्स को मिला के। ठीक है, और अर्नस्ट मेयर सर ने ये तीनों ही अवार्ड, तीनों ही प्राइज जीते थे। ठीक है, ठीक है, ये दूसरी पॉइंट है उनके बारे में याद रखने की, और तीसरी पॉइंट ऑब्वियस है कि आपको उनकी शक्ल, उनका चेहरा याद रखना होगा। तो उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, अब इनके नाम में अर्नस्ट मेयर है, आप ऑब्वियसली मेयर से याद रखोगे, एम इज फॉर मेयर एंड एम इज फॉर मोल। मोल क्या है सर? मोल मैं दिखाता हूँ। ये देख पा रहे हो आप फोटो? ये अर्नस्ट मेयर सर है ना, इनके राइट आई नीचे भी एक मोल है और ऊपर भी एक मोल है। ठीक है, तो अगर आपको पिक्चर में कोई ऐसा साइंटिस्ट दिखे जिसके राइट आई के नीचे भी मोल है और ऊपर भी मोल है, तो आप समझ जाना एम फॉर मोल, एम फॉर मेयर। ठीक है, दैट इज अर्नस्ट मेयर। ठीक है, अब मेरे हिसाब से किसी को गलती नहीं करनी चाहिए इसमें। ओके,